नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो है सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी, अब ये साइकोलॉजी रीट में भी आप लोगों को हेल्प देगी। जहाँ पर भी साइकोलॉजी आती है ना, वहाँ पर ये पूरा हेल्प देगी। तो आज हम लोग जो है 8वें पेपर को करने वाले हैं साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी का कौन सा पेपर हम करेंगे? आज 8वां पेपर साइकोलॉजी का कर रहे हैं। सोचो, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है साथियों, विश्वास मानिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको इन प्रश्नों का। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों का ये रहा, और पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, 8वां पेपर है आज। ये है पहला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, और शिक्षा मनोविज्ञान के इस प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। चलिए देखो, यह तथ्यों को जैसे वे हैं उसी तरह लेती है। ये जो तथ्य हैं उनको जैसे हैं वैसे उसी तरह इन तथ्यों को वो लेती है। आगे कहा गया है, यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती हैं। बिल्कुल सही है। फिर है, यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। तर्क और नैतिकता पर बात हम लोग यहाँ पर इतनी नहीं करते हैं जितनी वो ये बताया गया है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये तीनों तो सही हैं, लेकिन ये 4th नंबर का ऑप्शन तर्क और नैतिकता, देखो नैतिकता तो हो सकते हैं लेकिन तर्क बार बार नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर 3rd वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये साइकोलॉजी की दृष्टि से सही महत्व नहीं रखता। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर लाए हैं, और सेकंड प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है साथियों। देखो, सेकंड नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? ये भी वही बात है कि इनमें से कौन सा है जो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के, यानी कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, परिणाम है, अगर उनको शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में उनको बताया जाए, तो उसे कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये भी आगे है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो अब शिक्षा से संबंधित ही होगी ना यार, ये तो सिंपल बात है। आगे फिर कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान में सभी का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार का, उसके ज्ञान का, सबका। ऐसा नहीं है कि इन्हीं का अध्ययन किया जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये बात गलत हो जाती। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, इसका मतलब ये गलत मान लो। बस इस तरह के जहाँ पर जोर दे करके बता रहा है ना, इसका मतलब वो गलत है, बस ये सोच के करना। आगे है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। इसमें क्रम से अध्ययन होता है, बिल्कुल सही बात है। पहले हम लोग उसके वर्ण, फिर ध्वनि, फिर ये सारी चीज़ें उसको सिखाएंगे, तो क्रम से अध्ययन होता है, तो ये तो सही है। तो इसमें 4th, 2nd ये सही है, बाकी ये गलत है। इसका मतलब यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न हमारा यह कहता है, यहाँ पर देखो, तीसरा प्रश्न, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग यानी कि शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाने एवं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं, ये आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की बताई जाती हैं? तो लेव वाइगोत्स्की ने ये कहा है। ये अवधारणा किसके सिद्धांत की है? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अनौपचारिक वार्तालाप, औपचारिक स्कूलिंग यानी कि शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया उनकी संस्कृति व्याख्या करती है, प्रतिक्रिया करती है उनके ऊपर। ये आधारभूत जो अवधारणा है वो किसकी है? लेव वाइगोत्स्की की अवधारणा है। तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है साथियों,
साथियों वो है सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक हैं लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, जो कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। और इनकी जो पुस्तक का नाम था भाषा और चिंतन, यानी कि थॉट एंड लैंग्वेज। ठीक है, भाषा और चिंतन इनकी पुस्तक का नाम था। लेव वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत था उसका नाम सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत है, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविटी विजिट थ्योरी। तो थोड़ी मेरी इंग्लिश देखो ऐसी है, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत है। लेव वाइगोत्स्की कुछ विशेष अवधारणाएं यहाँ पर उन्होंने दी है जिनको ध्यान रखना। वाइगोत्स्की अधिगम, विकास और बुद्धि में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। जहाँ पर सामाजिकता की वाली बात आ जाए ना, वो वाइगोत्स्की का ही है, बस ये सोच लेना तुम तो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों पॉइंट को ज़बरदस्त मानते थे, महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया। सामाजिक निर्मितवाद सामाजिक कारकों को ज्ञान के रूप में या निर्माण में महत्वपूर्ण मानना है। सामाजिक निर्मितवाद मतलब सामाजिक जो कारक हैं वो ज्ञान के रूप में किस तरह महत्व देते हैं, ये वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें इसी क्रम में। तो अब अगला क्वेश्चन आता है मेरे साथियों, और अगला प्रश्न है 4th नंबर का। 4th नंबर का प्रश्न बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। ब्रॉनफेयर-ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगे संबंधी, विद्यालय, पड़ोस, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सूक्ष्म तंत्र। मतलब इसमें सिंपल सी बात कहिए कि विकास का जो सिद्धांत है, यानी कि ब्रॉनफेयर-ब्रेनर का जो विकास का सिद्धांत है, उसमें वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी बहुत समय तक, लंबे समय तक उनमें अपना समय व्यतीत करता है। तो जैसे विद्यार्थी का परिवार है, सगे संबंधी है, विद्यालय, पड़ोसी है, ये क्या कहलाते हैं? ये उसका जो है ना सूक्ष्म तंत्र है। ये उसका क्या है? सूक्ष्म तंत्र है साथियों। इसमें व्याख्या करके बताया भी गया है। देखो, परिस्थिति परक मॉडल। परिस्थिति परक मॉडल किसका है साथियों? ब्रॉनफेयर-ब्रेनर का है। इसमें क्या होता है? इसमें बालक के विकास की व्याख्या परिवेश के संदर्भ में की जाती है। वो जिस परिवेश में रहता है ना, उसी परिवेश के संदर्भ में इस सिद्धांत से या इस मॉडल से हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसके 5 मॉडल माने गए हैं। तो पारिस्थितिकी परक मॉडल, यानी कि जो ब्रॉनफेयर-ब्रेनर है, इन्होंने 5 मॉडल दिए हैं। कौन कौन से हैं? लघु मंडल, यानी कि माइक्रो सिस्टम। इसमें बालक, परिवार, विद्यालय, सूक्ष्म अध्यापक, पड़ोसी आदि सम्मिलित होते हैं। ये ध्यान रखना भैया। यानी कि बालक का जो है, इसमें बालक का परिवार, विद्यालय, समूह, अध्यापक, पड़ोसी, ये जो है ब्रेनर ने जो मॉडल दिए हैं उनके कौन से मॉडल में आता है? लघु में आता है। किस में आता है? लघु में। ठीक है ना, सूक्ष्म में। फिर इसके बाद में दूसरा है मध्य मंडल, यानी कि मेसो सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है? लघु मंडल के आपसी संबंधों को शामिल किया जाता है। जो लघु मंडल है उसके इसमें संबंध कैसे हैं उनको बताया जाता है दूसरे में। तीसरा है बाह्य मंडल, एक्सो सिस्टम। इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है, जैसे माता पिता का कार्यस्थल। अब यहाँ माता पिता वाली बात इस मॉडल के अंतर्गत आती है, या चिकित्सालय, मनोरंजन के साधन, धार्मिक स्थल, मीडिया आदि के द्वारा यहाँ पर जो है किया जाता है। फिर है वृहद मंडल आता है, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक विश्वास, अंधविश्वास, रीति रिवाज, सारे के सारे इसमें आते हैं। बाह्य जो है मैक्रो। फिर आता है 5वें नंबर का घटक या समय मंडल, जिसको हम लोग जो होते हैं क्रोनो कहते हैं। इसमें बालक के विकास की सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल किया जाता है। तो कौन से मंडल में क्या क्या को या किस किस बात को सम्मिलित किया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि माता पिता का कार्यस्थल, चिकित्सालय, मनोरंजन के साधन, धार्मिक स्थल, मीडिया, ये जो है ब्रेनर के कौन से मंडल में आता है? तो आपको पता होना चाहिए लघु मंडल किस में आता है? ये बाह्य मंडल में आता है। फिर आपको पता होना चाहिए संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास, अंधविश्वास, ये किस मंडल में आते हैं? तो ये वृहद मंडल में आते हैं। बालक के विकास की सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं को कौन से मंडल में शामिल किया जाता है? तो वो समय मंडल या घटक मंडल, यानी कि 5वें मंडल में शामिल किया
जाता है। तो इस तरह से इन सारे के सारे जो 5 भागों में इसके मंडल जो माने गए हैं उनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अब मैंने कह दिया क्वेश्चन बनता है तो फिर बनेगा। ठीक है भाई, चलिए अब अगला प्रश्न आ जाता है और अगला प्रश्न 5वां प्रश्न क्या कहता है, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने के साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है, फिर बालक क्रमशः बहुत शब्दों से शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है। तो साथियों, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यह सिद्धांत यहाँ पर दिखाई देता है। यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। बालक सबसे पहले जन्म के समय रोने के उदाहरण करता है, तो सामान्य से विशेष की ओर जा रहा है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 6ठे नंबर का प्रश्न, और 6ठे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, उनमें से आपको आंसर बताना है। देखो, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए। नंबर 1, अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। तो यहाँ पर जो है साथियों चारों ही कंप्लीट आते हैं, अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास, सभी होने चाहिए भैया। तो चारों 4th नंबर का ऑप्शन ही सही माना जाएगा। ठीक है, चारों ही सही है, होता है बालक के ऊपर इन सभी का प्रभाव देखा जाता है। 7वें नंबर का प्रश्न फिर क्या कहता है, देखो, निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां होती है। निर्मितवादी अधिगम के लिए कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त होती है। अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम होता है, बिल्कुल सही है। अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, यह भी सही है। ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या करना, सामाजिक अंतःक्रिया और सुगम यानी कि सुविधाजनक बनाना, तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सारे ही सही हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, और अगला प्रश्न आता है 8वें नंबर का, और 8वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखो, मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आल्फोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण क्या कहलाता है। तो ये लक्षण क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है। ये उसके अंदर है और ये इन लक्षणों की प्रधानता उसके अंदर है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, प्रधान लक्षण कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 9वें नंबर का, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो व्यक्तित्व आकलन की जो प्रक्षेपी प्रविधियां हैं उनमें से इनमें से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती। अस्पष्ट विषय वस्तु सामग्री सही है, स्वतंत्र अनुक्रियाएं सही है, बहुपक्षीय अनुक्रियाएं सही है, लेकिन चैतन्य अनुक्रिया इसमें नहीं देखी जाती है। आप डायरेक्ट याद रखिए, चैतन्य अनुक्रिया इसमें देखी नहीं जाती है। अगला प्रश्न आता है 10वें नंबर का, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है साथियों, और इन प्रश्नों को जरूर पढ़िए। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ, ये प्रश्न आते हैं, इनको पढ़ना, सारे के सारे, बहुत सारे पेपर करवा रहा हूँ साइकोलॉजी के, बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्रश्नों की। इनमें से प्रश्न आएंगे आपके सीधे उठ करके, फिर मत कहना कि अरे सर पढ़ा नहीं। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाता है। अगर पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुसार, वातावरण के अनुसार अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जैसी परिस्थिति, जैसी स्थिति हो, अगर वैसे ही हम लोग व्यवहार करें तो एक तरह से समायोजन कहलाएगा। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम आप सबको भी पता है, सबसे पहले अवधानात्मक होता है, फिर धारणात्मक होता है, फिर उत्पादन होता है, फिर अभिप्रेरणात्मक होता है। तो साथियों इसको याद रखना, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का जो सही क्रम है ना, ये क्वेश्चन आता है भैया 2nd ग्रेड में। तो सबसे पहले अवधानात्मक, उसको सीखते हैं, फिर उसको धारण करते हैं, फिर पैदा करते हैं, फिर अभिप्रेरणात्मक होता है, फिर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो अवधानात्मक अधाउ अ, तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें ADUA, ये DU ये इस तरह से बना लेना इसका कोई कोड वर्क, ताकि आपको याद हो जाएगा अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक, याद हो जाएगा ना। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी, क्या व्याख्या है इसकी।
सामाजिक अधिगम के सोपान। अब वही बात है जो मैंने आपको बताई है, सामाजिक अधिगम के सोपान क्या क्या है? अवधान है, यानी कि ध्यान देना, अवलोकन करना, फिर उसको धारण करना, फिर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करना जिसको पुनः उत्पादन कहते हैं, फिर पुनर्बलन जिसको हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। तो इसको याद रखना, चारों के चारों क्रम से याद होने चाहिए आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आता भी है ये प्रश्न, इसलिए याद होना चाहिए। आगे 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर तरल बुद्धि, तार्किक, गणितीय ये तो है, भाषाई बुद्धि भी है, संगीत बुद्धि भी है, लेकिन यहाँ पर जो तरल बुद्धि है ना, ये इनका कोई भी सिद्धांत का प्रकार नहीं है। तो इन्होंने पूरे के पूरे 9 प्रकार हमें बताए हैं। देखो इनके 9 प्रकार कौन कौन से हैं। अब पूरे के पूरे 9 प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आपको याद तो आपको ही रखना पड़ेगा ना यार, कौन कौन से हैं। इनके प्रारंभ में 7 प्रकार थे, सबसे पहले 7 प्रकार थे, फिर 1998 में 8 हो गए, 2000 में 9 हो गए। तो इनके 9 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार है साथियों। तो याद रखना, इसके गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, उसके 9 प्रकार इन्होंने बताए। कौन कौन सा है? सबसे पहले तर्कपूर्ण, सबसे पहले कौन सा है? तर्कपूर्ण, जिसको हम गणितीय बुद्धि भी कहते हैं, वैज्ञानिक या संख्यात्मक भी योग्यता भी कहते हैं। दूसरा है भाषा, यानी कि भाषात्मक, जिसको शाब्दिक बुद्धि या वाक योग्यता कहते हैं। तीसरा है संगीतात्मक बुद्धि, फिर स्थानात्मक दैहिक योग्यता। पांचवा है शारीरिक गति की बुद्धि, फिर छठा है प्राकृतिक बुद्धि। सातवां है अंतर व्यक्तिगत या व्यक्तिगत आत्म बुद्धि, फिर आठवां है अंतर व्यक्तिगत या व्यक्तिगत अन्य जो जिसको हम कहते हैं, और 9वां है अस्तित्ववाद बुद्धि। तो ये 9 प्रकार हैं गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के। ये इन 9 के 9 जो प्रकार है ना, उनको ध्यान रखना। तो सबसे पहले तर्कपूर्ण, फिर है दूसरा भाषात्मक, तीसरा है संगीतात्मक, चौथा है स्थानात्मक, पांचवा है शारीरिक गति की बुद्धि, फिर छठा है प्राकृतिक बुद्धि, फिर सातवां है अंतर व्यक्तिगत, फिर आठवां है अंतर व्यक्तिगत, फिर है अस्तित्ववाद बुद्धि। इस तरह से पूरे के पूरे 9 प्रकार गार्डनर के सिद्धांत के आपको ध्यान रखने। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आता है, बाकर मेहंदी, क्या नाम है? बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित हैं। अब बाकर मेहंदी का जो परीक्षण है वो कौन सा है? सृजनात्मकता परीक्षण है। उसमें क्या सम्मिलित है? 3 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण, 3 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक उप परीक्षण, 4 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक, या 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक। तो 4 शाब्दिक हैं और 3 अशाब्दिक है। यह है बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण में शामिल। तो 4 तो शाब्दिक है, अशाब्दिक कम है 1, 4 शाब्दिक हैं और 1 कम है, इसलिए 3 अशाब्दिक है। ये याद रख लेना, ठीक है ना। तो बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण क्या है? 1973 और 1985 में संशोधन किया गया था। इसमें 4 तो शाब्दिक है और 3 अशाब्दिक परीक्षण है। तो शाब्दिक जो परीक्षण है वो 4 कौन कौन से हैं? उसको बोलते हैं हम लोग परिणाम परीक्षण। यदि ऐसा हो जाए तो फिर है असामान्य उपयोग परीक्षण, वस्तुओं के नए नए प्रयोग, फिर है नए संबंधों का परीक्षण, नए संबंध का पता लगाना, फिर है उत्पाद सुधार परीक्षण, वस्तुओं को मनोरंजक पूर्ण बनाना। अशाब्दिक में 3 परीक्षण है, चित्र निर्माण क्रिया, चित्र पूर्ति क्रिया, त्रिभुजाकार या अंडाकार आकृति की क्रिया। तो इस तरह से ये 4 और 3 का रेशो आता है यहाँ पर बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण में। और उन्होंने 1973 में ये दिया था, 1985 में संशोधन किया था। तो उन्होंने इसमें 4 शाब्दिक परीक्षण माने हैं और 3 जो है अशाब्दिक माने। शाब्दिक मतलब जहाँ पर बोलने वाली बात आती है, और अशाब्दिक मतलब बोलने वाला कोई मैटर नहीं होता। चित्र निर्माण की क्रिया होती है, चित्र निर्माण में कौन सा आप बात करो। चित्र पूर्ति होता है, चित्र पूर्ति परीक्षण में भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिभुजाकार या अंडाकार आकृति की क्रियाओं को करना, तो ये यहां पर इस तरह से अशाब्दिक परीक्षण होता है बाकर मेहंदी का। अगला प्रश्न यहां पर आता है साथियों, और वो प्रश्न है 40 नंबर का। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? अब निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक तो आप सबको पता है। अब कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? भूख अंतर्नाद जैविक है, प्यास भी जैविक है, लैंगिक ये भी जैविक, लेकिन जिज्ञासा कोई जैविक अंतर्नाद नहीं है। तो ये जैविक प्रेरक नहीं माना जाता जिज्ञासा को। आपको याद रखना है, गेरिट के अनुसार 3 प्रकार है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। याद रखना, जैविक कौन कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक कौन कौन से और सामाजिक कौन कौन से हैं, ध्यान रखना भैया। तो जैविक प्रेरक में क्या क्या आता है? भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, मलमूत्र
त्याग, ये सभी जैविक प्रेरक में आते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक प्रेरक में क्या क्या आता है? सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, दया, आनंद, ये मनोवैज्ञानिक है, जहां हम सोच करके इन सारी चीजों को करते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक। जो होना ही है हमारे शरीर से होना ही है, वो सब जैविक है। और जो सोच करके, जैसे सुख, दुख, आनंद, ये सब सोचने के ऊपर है, तो वो मनोवैज्ञानिक है। लेकिन सामाजिक क्या क्या माने? आत्म प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्म गौरव, जिज्ञासा, सामूहिकता, संग्रह की प्रवृत्ति, रचनात्मकता, आत्म प्रदर्शन, ये सारे के सारे सामाजिक हैं। तो यहाँ पर जिज्ञासा जो है क्या माना गया है? सामाजिक प्रेरक माना गया है। तो याद रखना साथियों इसको। गेरिट ने 3 प्रकार के प्रेरक बताए थे, जैविक और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो जैविक में कौन कौन से आते हैं, मनोवैज्ञानिक में कौन कौन से आते हैं, सामाजिक में कौन कौन से आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेना ढंग से। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, मेस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। तो मेस्लो का जो सिद्धांत है साथियों, अब्राहम मेस्लो का जो सिद्धांत है, उसमें क्या क्या उन्होंने बताया था कि अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। किसकी उच्चतम आवश्यकता होती है? आत्म सिद्धि की उच्चतम आवश्यकता यहाँ पर मेस्लो बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। अब देखो यहाँ पर पूरी व्याख्या दी हुई है मेस्लो के सिद्धांत की। अब्राहम मेस्लो, इसे मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, बहुत बार, हजारों बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक अब्राहम मेस्लो को कहा जाता है। अनेक बार यह प्रश्न पूछा जाता है, याद कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं। अब्राहम मेस्लो, मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक अब्राहम मेस्लो को कहा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य आवश्यकता से प्रेरित होता है, आवश्यकता बढ़ेगी उससे प्रेरित होगा, वो काम करेगा। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ये इनकी पुस्तक है। अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व इनकी पुस्तक है। और इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। 1954 में इन्होंने दिया और संशोधन 1959 में किया गया था। तो याद रखना, मेस्लो का, मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? मेस्लो को माना जाता है, अब्राहम मेस्लो को। और इनका जो सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? मेस्लो ने, अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। 1954 में, संशोधन 1959 में हुआ। सिद्धांत के अन्य नाम और क्या क्या है? तो इस सिद्धांत के, जो इन्होंने सिद्धांत दिया आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, उसके और भी अन्य नाम है। क्या क्या नाम है? मांग का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, आत्मबल का सिद्धांत कहते हैं, स्वयमार्थिकरण का सिद्धांत कहते हैं। साथियों ये नाम, अन्य नाम है। इन आवश्यकताओं को इनमें से निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में विभाजित किया गया। इन्होंने समग्र व्यक्ति की अवधारणा पर बल दिया है। ठीक है, सबसे पहले शारीरिक, दैहिक या जैविक आवश्यकताएं। अब ये शारीरिक, दैहिक और जैविक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? प्रथम निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, जीवन का प्रारंभ जो है भूख, प्यास, नींद, काम आदि से होता है। दूसरी आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे मकान का निर्माण करना, बैंक में पैसे जमा करना, शेयर मार्केट निवेश, जीवन बीमा आदि, ये सब सुरक्षा की। फिर सामाजिक आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती है? प्रेम, स्नेह, संबंध होते हैं। फिर सम्मान की आवश्यकता क्या क्या हो सकती है? संबंधियों, समाज में सम्मान होना चाहिए। आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं क्या क्या होती है? जिसके लिए यहाँ पर कहा गया है, जिसके लिए भगवान ने आपको भेजा है, आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, ये होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। तो अब्राहम मेस्लो का सिद्धांत पूरा कंप्लीट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा पढ़ लेना है इसको। अब 16 नंबर का प्रश्न आता है और 16 नंबर को प्रश्न बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है? बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। के अनुसार एक गुणधर्म यानी कि विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्तर। उसको कहते हैं लेवल। उसको क्या कहते हैं? लेवल कहते हैं। वो कहलाता है स्तर।
17 नंबर का प्रश्न आता है मेरे मित्रों, और 17 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने 10 करोड़ का। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? नहीं पर ध्यान देना है कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उन पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होती। जल्दबाजी, अकाल प्रौढ़ता उनके अंदर होती है, अपने अनुसार स्वयं आगे बढ़ने की बात होती है, कुशल होने पे उनका जुनून होता है, लेकिन अनभिज्ञता उनमें नहीं होती। भाई अनभिज्ञता, तो अगर अनभिज्ञता होगी तो प्रतिभाशाली कैसे होगा यार? ये तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? और 18 नंबर का प्रश्न खतरनाक प्रश्न है भैया। क्या कहता है? देखो 18 नंबर का प्रश्न, देखो 18 नंबर का प्रश्न, जो लोग अपना वोट यानी कि मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार इस आधार पर अभिवृत्ति का ये घटक हमें क्या बताता है? ये भावनात्मक। अरे भावनात्मक अनुसार करेंगे तो भावनात्मक में ही होगा ना भाई। ये अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। 19 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने, और 19 नंबर का प्रश्न देखो भाई, देखो 19 नंबर का प्रश्न क्या दिया है? अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका, अपने को दूसरों के साथ संबंध के रूप में परिभाषित करने का तरीका, और यह पहचान कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतःनिर्भरता। अंतःनिर्भरता, ठीक है, क्या कहलाता है? अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का जो तरीका है, और यह पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं, क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो उसे कहेंगे अंतःनिर्भर, कहेंगे अंतःनिर्भर। 20 नंबर के प्रश्न को साथियों अच्छे से पढ़ लो। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वो जानता है उसे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। साथियों जो पहले जानता है उससे संबंध बना करके दूसरी वस्तु को देना चाहिए। उसको कोई भी विद्यार्थी है, नई विषय वस्तु को हम लोग उसको सिखा रहे हैं तो छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, सरल पदों में बांटना चाहिए, पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है साथियों, शिक्षण की ये व्यू रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? वो होती है धीमी गति के अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले, जो धीमी गति से सीखते हैं। ऐसे बच्चे जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए ये व्यू रचना, इस तरह की संरचना, इस तरह से सिखाने का तरीका, वो अधिगम गति यानी कि धीमी गति के जो बच्चे होते हैं, धीमी गति से सीखने वाले होते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत कारगर साबित होती है। कौन कौन सी? विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर सिखाओ, सरल पदों में सिखाओ, पूर्व में जो वो जानता है उससे संबंधित करके उस बात को प्रस्तुत करो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करते हैं, किन बच्चों के लिए? जो धीमी गति से सीखते हैं, उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं साथियों। तो ये व्यू रचना जो है ऐसे बच्चों के लिए बहुत कारगर होती है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए। तो मित्रों ये आज हमने 8वां पेपर समाप्त किया। शायद आपको ये प्रश्न बहुत लाभदायक या लाभ देंगे साथियों, तो आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों का लाभ उठाइए। और मैं फिर कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जो परिणाम के नाम से 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज है ना, उसको ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। और अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाने हैं या फिर आपको काव्य शास्त्र शिक्षण विधियों के नोट्स मंगवाने हैं तो ज़रूर संपर्क करें। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं साथियों। विश्वास करें, और विश्वास की ही जीत होती है, और विश्वास से ही हम लोग जीतेंगे निश्चित रूप से। बस आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है, ठीक है। और सुस्त बैठे रहने आज से लोगों की हमेशा हार होती है, ये 100% सत्य है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।